साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बिंदुसार के बारे में बता दिया था, आज हम अशोक के बारे में पुनः शुरू से चर्चा करते हैं। क्योंकि अशोक एक मौर्य वंश का सबसे महान शासक में गणना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, इसलिए आज अशोक के बारे में हम आपको शुरुआत से बताते हैं। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? दुर्धरा का पुत्र था। और अशोक की माता का नाम धर्मा था। ये तो हम आपको जानकारी दे चुके हैं। कहा जाता है कि अशोक का जो समय काल है वो 273 बीसी से 232 बीसी तक चलता है। ये 269 बीसी में गद्दी पर बैठता है। किस पर बैठता है? गद्दी पर बैठता है। तो 273 से 269 के बीच में जो गैप है, ये गैप 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। और ये जो 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप ये बताता है किसके? सिंहली अनुश्रुति के अनुसार। किसके अनुसार? सिंहली अनुश्रुति। सिंहली अनुश्रुति ये कहती है कि अशोक ने इन 4 साल में अपने 99 भाइयों की हत्या करके किस पे बैठा? गद्दी पर बैठा। सत्ता प्राप्ति के लिए गृह युद्ध किया। गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध किया। वध करने के पश्चात अशोक को साम्राज्य की क्या हुई? प्राप्ति हुई। ठीक, 269 बीसी में। इतना आप लोग समझ गए। अगर हम अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख में जैसे इनका गुर्जरा और मास्की, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक, गुर्जरा और मास्की में। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। किसमें? पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। उसके बाद अगर इन अशोक को देखें तो अशोक जो है राज्यपाल था उज्जैन का। अपना जब तक ये राजा नहीं था, साम्राज्य न पाने से पहले ये उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। अशोक जो है शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का उपासक अशोक था। उसने जो है श्रीनगर की क्या की थी? स्थापना की थी। बिंदुसार अपने ही समय में सुसीम को श्रीनगर में लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन सुसीम जो है वहाँ हार गया था। फिर उसने अशोक को भेजा और अशोक ने वितस्ता एक नदी है कश्मीर में, वहाँ जो है उसने जीता कश्मीर को और श्रीनगर की स्थापना कर डाली थी। ये अशोक के अभिलेखों में उसने एक ही रानी कारुआकी की चर्चा की है। किसकी? कारुआकी कौन थी? कारुआकी थी अशोक की पत्नी थी। उसके बाद अशोक जो है 8 वर्ष बाद, अपने साम्राज्य के 8 वर्ष बाद अशोक क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग युद्ध करता है। जब अशोक कलिंग युद्ध करता है, इसमें लगभग 1 से लेके 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। इसी कलिंग युद्ध में ही हाथी गुफा प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? हाथी गुफा। यह हाथी गुफा एक अभिलेख भी है, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था, इस कलिंग युद्ध हाथियों के कारण हुआ था। अशोक हाथियों के लिए कलिंग पर आक्रमण किया और वह हाथी लेके जब जीता तो हाथी प्राप्त कर, लेकिन इससे उसका कहीं ना कहीं जो है मन भी बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। उस समय जो है अगर कलिंग पर
जो राजा राज्य कर रहा था वो नंदराज था। कौन था? नंदराज। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कलिंग के विषय में जो अभिलेख है अशोक का, वो 13वां अभिलेख है। अशोक का अभिलेख है कौन सा है? 13वां। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें अभिलेख में विस्तार से किया है। कलिंग युद्ध में हमने बताया था, कलिंग में जब अशोक ने जीता था तो जीतने के बाद उसका प्रशासनिक केंद्र 2 बनाया था। एक उसने उत्तरी केंद्र बनाया था और दूसरा उसने दक्षिणी केंद्र बनाया था। ये आपसे हमने बताया था। उसी में फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ये सब हम बता चुके हैं। उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र का जो वो राज्य था उसकी राजधानी तोसिल मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? तोसिल। और दक्षिणी केंद्र का जौगढ़ एक क्षेत्र है, जौगढ़ माना जाता था। ठीक है। अशोक, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो कलिंग युद्ध अशोक ने किया था ये व्यापार की दृष्टि से किया गया था। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, मतलब एक वैज्ञानिक प्लिनी करके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से। लेकिन जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो अर्थशास्त्र ये कहता है कि ये युद्ध हाथियों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? हाथियों के लिए। तो और फिर यहाँ आक्रमण करके अशोक ने हाथी प्राप्त कर लिए। उसके बाद इसने अपने राज्य का विस्तार किया। कर्नाटक दक्षिण में, जैसे दक्षिण में कर्नाटक की ओर, पश्चिम में जो है दक्षिण में कर्नाटक भागा, पश्चिम में काठियावाड़, फिर बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक अपने साम्राज्य को उसने फैला लिया। जैसे ये आपका भारत हुआ तो भारत में मान लीजिए ये बंगाल, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी, काठियावाड़ और कर्नाटक, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है? काठियावाड़ यहीं कहीं है, काठियावाड़। उसके बाद इसने कर्नाटक दक्षिण में, यहाँ पे कहीं दक्षिण में कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक, बंगाल की खाड़ी, ये सब उसने यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक शिव का उपासक था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह कलिंग युद्ध करता है तो उसका धर्म परिवर्तित हो जाता है। धर्म परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म को। ये दीपवंश और महावंश के अनुसार है। महावंश के अनुसार उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक जो बौद्ध भिक्षु थे वो इसे क्या किए? बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए, दीक्षित किया। ठीक, निग्रोध नामक जो बौद्ध धर्म में दीक्षित थे उन्होंने किया। उसके बाद अशोक दीक्षा प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। अशोक सबसे पहले 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करी। अशोक ने धर्म के कितने वर्ष बाद? 10वें वर्ष बाद कहाँ की यात्रा करी? बोध गया की यात्रा करी। बोध गया की यात्रा खुद करी। इसके बाद अभिषेक जो है 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। फिर लुम्बिनी ग्राम को अशोक ने कर मुक्त कर दिया था। यहाँ कर के रूप में केवल 1/8 भाग निर्धारित था, वो भी कर दिया। फिर नेपाल की तराई में अशोक ने 2 अभिलेख का निर्माण किया था। नेपाल की तराई में 2 अभिलेख, एक रुम्मनदेही अभिलेख था, एक निगलवा स्तंभ। रुम्मनदेही अभिलेख और एक क्या था? निगलवा स्तंभ था। ये 2 अभिलेख उसने नेपाल। इससे ये होता है कि अशोक जो है
नेपाल तक शासन में था पूर्ण रूप में। रुमनदेही अभिलेख से क्या मिलता है? रुमनदेही अभिलेख जो है कर व्यवस्था बताता है, मौर्य काल का कर व्यवस्था। मौर्य काल का जो कर व्यवस्था या कर नीति था उसके बारे में कौन बताता है? रुमनदेही अभिलेख बताता है। अशोक का सबसे सबल का मतलब सबसे मजबूत प्रमाण कौन देता है? राजस्थान का लघु शिलालेख है भाब्रू। अशोक का सबल जो है, सबल मतलब मजबूत प्रमाण, सबल प्रमाण कौन देता है? भाब्रू अभिलेख देता है। भाब्रू ये कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। राजस्थान में अशोक ने क्या किया है? इस भाब्रू अभिलेख में अशोक ने बुद्धम धम्मम संगम, इसका अभिवादन, बुद्धम धम्मम संगम, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संगम संगम, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम और संघम शरणम गच्छाम। तो इसका क्या करता है? वो अभिवादन करता है, अभिवादन करता है। अशोक के धम्म में उल्लेख है इसका। उसके बाद थोड़ा सा शिलालेख के बारे में आइए अशोक की चर्चा करेंगे। अशोक के इम्पॉर्टेंट जो शिलालेख थे वो 13 शिलालेख थे। तो उन 13 शिलालेख के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पहले देखिए, जो प्रथम शिलालेख है, प्रथम शिलालेख क्या कहता है? प्रथम शिलालेख में अशोक ने क्या किया है? समाज में जो उत्सव था उस उत्सव को पशु बलि निषेध कर देता है। पशु बलि को क्या करता है? निषेध करता है। और ये कहता है सभी संतान मेरी संतान, सभी मनुष्य मेरी संतान जैसे हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान जैसे हैं। तो इस तरीके से उसने प्रथम शिलालेख में अपनी किया है कि जो उत्सव है समाज में, उत्सव का प्रबंध है, उसको जो है निषेध किया जाए, पशु बलि पे निषेध किया जाए। उसके बाद आपका जो सभी मनुष्य हैं वो मेरी संतान जैसे हैं, ये प्रथम शिलालेख में बात कही गई है। द्वितीय शिलालेख में क्या बात कही गई है? द्वितीय जो शिलालेख है, द्वितीय में इसने जो आपका आगे मिलेगा चेर, चोल, पांड्य, ये मिलेगा। इन्हें जो है इनके बारे में कहा गया है चोल, चेर, पांड्य के बारे में। ये राजा मिलेंगे दक्षिण भारत में, चोल, चेर, पांड्य। उसके बाद दूसरा इसने क्या कहा है? इसमें दूसरा इसने चिकित्सा की बात करी है, पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, इसके बारे में इसने द्वितीय शिलालेख में किया है कि हमारा जो है चोल, चेर, पांड्य का किया है। चेर को इसने केरल पुत्र के नाम से भी कहा है। उसके बाद पशु चिकित्सा की बात, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य। तृतीय शिलालेख में इसने महामात्र कौन थे? पदाधिकारी थे। महामात्र को आदेश दिया है इसने, महामात्र को आदेश दिया है तीसरे शिलालेख में। उसके बाद तीसरे के बाद इसने एक रज्जुक करके थे, ये रज्जुक क्या थे? रज्जुक वो थे जो सहायता करते थे, उनकी नियुक्ति की भी बात करी गई है, उसके बाद ऐसे ही है। उसके बाद जैसे जो इम्पोर्टेंट में देखें, चौथा, पाँचवा, वैसे तो 13 है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, 11वां, 12वां, 13वां, ये सब है। तो आपको चौथा से लेके मतलब
चौथे शिलालेख से लेके अशोक के बारे में 13 शिलालेख के बारे में जानकारी अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, जैसे 13वां शिलालेख तो हमने बता ही दिया, कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ऐसे ही सब के बारे में हम आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।